आज तबीयत ऐसे खराब हो हो गई। गई। डॉक्टर ने कहा कि आपके बचने का चांस 50-50 है। यहाँ तक कह दिया था कि आपकी जो तबीयत है इतनी ज़्यादा खराब है कि बचने के चांसेस भी 50-50 हैं। जी कहा दिया था उन्होंने। फिर मुझे एम्बुलेंस में लगाया। आपकी बेटी ने बड़ी कमान संभाली, वो लगातार हर चुनाव प्रचार में अपने पिता की जो भूमिका थी वो निभाती हुई नजर। उसने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम भाषण दिया जब मैं बीमार हो गया। चुनाव प्रचार संभाला पूर्वा ने और मेरे भाई ने भी और दोस्तों ने भी, पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी, सब ने बढ़िया तरीके से चुनाव प्रचार किया। जो काउंटिंग में नहीं था, ना ही कोई अधिकारी था, वो माइक लेके अंदर आ गया और सीधा बोला कि चाय के साथ पकौड़े लोगे, ब्रेड पकौड़े लोगे या समोसा खाओगे। तो काउंटिंग करने वाले 2-3 हाथ खड़े करके कह दिया भाई हम तो ब्रेड पकौड़े खाएंगे। मैं कहा भाई 8 बजे, मैंने सोचा 8 बजे तो 9 बजे तो उन्होंने ब्रेकफास्ट किया है। मैंने उसके हाथ से माइक छीन लिया तभी। मैंने कहा ये कोई बारात में थोड़ी आए मैं, आप इनको बार बार कुछ खाने को दे रहे हो, आप जानबूझ के काउंटिंग लेट कर रहे हो। और काउंटिंग लेट करने का मतलब होता है रिजल्ट का उल्टा करना। तो एसडीएम ने कहा कि अरेस्ट कर लो इसको। मैंने कहा भाई चलो अरेस्ट कर लो आप, पर मेरी एफआईआर तो लॉन्च करो। कमरे के अंदर यूज करके आप उसको आप कुछ भी कर सकते हो। आजकल तो यहाँ बैठे बैठे आप बिजली का मीटर बंद कर लो, ये तो काउंटिंग मशीनें हैं। चंद्रयान को कहाँ से कंट्रोल कर रहे, धरती से तो कंट्रोल कर रहे थे। और ये काउंटिंग की मशीनें इन्होंने जो गांव मेरे को, जिन गांव में मुझे 1000 वोट मिलनी थी और 100 वोट मिलनी थी बीजेपी को, वहाँ बराबर दिखा रहे हैं। जिस गांव में मेरे को 2500 वोट आने चाहिए थे बीजेपी पे, 800 वोट आने चाहिए थे, वहाँ बीजेपी को उल्टा ऊपर दिखा दिया। जिन गांव में 900 वोट मेरे पास आने थी बीजेपी के पास 150 वोट आने चाहिए थे, वहाँ बराबर खड़ा कर दिया। ये सारे हम टोटल का टोटल इन्होंने काउंटिंग में और सेटिंग में मशीनों की में काम करके। क्या आपको हिरासत में भी लिया गया उस दौरान? मुझे हिरासत में ले लिया था, अरेस्ट कर लिया था। मैं छूट के डेट गया। मैंने कहा भी मुझे उठा के ले जाओ, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। जब पार्टी में गुटबाजी भी तो थी, आप मानते हैं कि गुटबाजी थी? मेरे को तो सारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, जब टिकट सबने सपोर्ट किया। जी मैं नहीं मानता कोई गुटबाजी किसी प्रकार की। हरियाणा के अंदर ना मैं कोई गुटबाजी नहीं मानता, सब ने अच्छे तरीके से काम किया। बड़े शमशेर सिंह गोगी का बयान सुना कि किस तरीके से वो? मैंने नहीं सुना जी, सबके अपने अपने व्यक्तिगत राय है जी। अब हार का ठीक रहा, पिछली बार तो कह दिया जीत गया मैं, अब की बार हार गए। हार जीत चलती रहती है और जब हार जाता है बंदा, कोई दूसरे बंदे पे आरोप लगाए किसी पे, तो मायने नहीं रखता इस बात का। और सब ने हमारे को तो सब ने वोट दिया, सब ने सपोर्ट किया। उनको भी हराया, उनको भी हराया। छुट्टी तय क्यों है, वो उनको थोड़ी सी वोट से हारे वो भी। या तो हो जाता कांग्रेस पार्टी की ना 80 सीट आ गई, 70 सीट आ गई, वो उदय भान जी हार गए। या कांग्रेस पार्टी की 60 सीट आ गई, उदय भान जी हार गए। 36 कितनी सीटें आई कांग्रेस पार्टी की? 37 सीटें आई हैं। और उदय भान जी ने जोर तो पूरा लगाया, सारे प्रदेश में घूमे वो। उनकी कमी एक रही, वो अपने हल्के में बेचारे नहीं जा सके, सारे प्रदेश में घूमते रहे। सारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सही है, प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। बड़ी आदमी है उदय भान जी। मैदानता में मेरे पास फ़ोन तो होता नहीं था, क्योंकि फ़ोन वो रख नहीं देते एक पेशेंट को। और पता लग गया था कि मैं चुनाव प्रचार कर रही है। मैंने मैदानता से भागने की भी कोशिश करी, भाई इंद्री चुनाव प्रचार में पहुंच जाऊँ। मैं भाग भी गया था, लिफ्ट में पहुंच भी गया था, परंतु गार्ड ने, लेडी गार्ड थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। दोबारा मुझे मेरे रूम में ले गई। वो ये जनता का प्यार था जो आपको वहां से खींच रहा था? 100% जी। हरियाणा विधानसभा चुनाव काफ़ी अहम था और इन चुनावों के अंदर करनाल लोकसभा में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया। एक सीट की चर्चा लगातार हो रही थी, वो थी इंद्री विधानसभा, क्योंकि वहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनकी तबीयत नासाज हो गई थी, तबीयत बिगड़ी, लगातार वो अस्पताल में भी रहे और उनका चुनाव प्रचार संभाला उनकी बेटी ने। लेकिन जब नतीजे आए तो उनको 65,000 वोट मिले, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार को यानी कि राम कुमार कश्यप को इससे ज़्यादा वोट मिले, तकरीबन 80,000 के आसपास, और राकेश कंबोज की हार हुई। अब मंथन भी चल रहा है कि आखिर हार हुई क्यों है। राकेश कंबोज हमारे साथ हैं।
कैसे हैं सर? तबीयत कैसी है सबसे पहले? बिल्कुल ठीक हो जब। अब ठीक है? बिल्कुल। क्या गया था चुनावों के दौरान या उससे पहले ही जब टिकट वितरण नहीं हुआ था, तबीयत बिगड़ने लगी? मैं दिल्ली था जब टिकट लेने गए थे जी। मुझे बुखार हो गया था हल्का सा। मैंने करनाल एक डॉक्टर के पास टेस्ट भी कराया था। बाई चांस उन्होंने टेस्ट की रिपोर्ट आगे टेस्ट भेजा नहीं। कोई बात नहीं, मैं दिल्ली रहा, लगातार दवाई लेता रहा। और फिर मैंने शायद वो परमानंद हॉस्पिटल था, वहाँ भी टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं आया, लगभग नॉर्मल रिपोर्ट थी परमानंद हॉस्पिटल में जो बस स्टैंड के पास है। उसके बाद उससे नेक्स्ट डे हमें टिकट मिल गई रात को 12 साढ़े 12 1 बजे। मैं करनाल आ गया। उससे अगले दिन फार्म भरा हमने, फार्म भर दिया। काफ़ी लंबा जुलूस था, साथी बहुत थे। तो मैं घर आया, सुबह बाहर 200-250 लोग बैठे थे घर पे यहाँ। तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था अपने आप। मैं फ़ोन किया और मैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में गया। तो वहाँ लगभग 3-4 घंटे रहा मैं। डॉक्टर टेस्ट करते रहे। उन्होंने फिर रोहतक मेडिकल कॉलेज में बात करी, फिर उन्होंने मेदांता में बात करी। तो मुझे कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको तो रेफर किया जाएगा। मैंने कहा कल तो टिकट मिली है और आज तबीयत ऐसे खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि आपके बचने के चांस 50-50 है। यहाँ तक कह दिया था कि आपकी जो तबीयत है इतनी ज़्यादा खराब है कि बचने के चांसेस भी 50-50 हैं? जी, कह दिया था उन्होंने। फिर मुझे एम्बुलेंस में मेदांता में ले गए और उसके बाद मैं 7-8 दिन वहाँ रहा। मैंने लगातार यही कोशिश रही कि मैं किस तरीके यहाँ से निकलूँ और जाके चुनाव प्रचार में लगूँ। यानी कि जनता के बीच रहने की इच्छा लगातार आपकी बनी हुई? जी 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 जी। उसके बाद 7-8 दिन बाद मैं आया। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको डेली ऑक्सीजन लगानी है और आप लगातार टेस्ट भी कराते रहें और बुखार ना होने दें। तो इन बिटवीन मुझे यहाँ आके भी बुखार हुआ 3 दिन। मैं डेली सुबह मेडिकल कॉलेज जाता था और डॉक्टरों ने मुझे ड्रिप लगानी, ऑक्सीजन लगानी, दवाइयाँ देनी। और फिर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चुनाव प्रचार बड़ा बढ़िया चला और भाइयों ने, दोस्तों ने, साथियों ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, सब ने बड़ा जोर लगाया। आपकी बेटी ने बड़ी कमान संभाली, वो लगातार हर चुनाव प्रचार में अपने पिता की जो भूमिका थी वो निभाती हुई। उसने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम भाषण दिया जब मैं बीमार हो गया। चुनाव प्रचार संभाला पूर्वा ने और मेरे भाई ने भी और दोस्तों ने भी, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, सब ने बड़े बढ़िया तरीके से चुनाव प्रचार किया। मैं तो किसी गांव में, कम ही गाँव में गया मैं चुनाव के दौरान, क्योंकि मैं बीमार भी पहली बार हुआ और दिल्ली का मौसम भी ऐसे ही था और खान पान भी ऐसे ही था दिल्ली का। आपको लगता है कि ऐसा आपके मन में विचार आता है कि अगर मैं बीमार ना होता और मेरा पूरा समय होता, हालांकि ये वक्त का ही फेर है, नतीजे कुछ और होते? नहीं, लोगों ने तो मुझे जिताया। मैं ये नहीं मानता कि मैं हारा हूँ। लोगों ने तो 1 लाख पार वोट दिया। ये ईवीएम का और इलेक्शन के दिन जो खेल हुआ, काउंटिंग वाले दिन मैं वहाँ था। मुझे अंदेशा था कि गड़बड़ होगी। गड़बड़ मेरे सामने होती रही जिसे मैं रोक नहीं पाया। कोशिश आपके सामने गड़बड़ हो रही थी? हाँ, मैं रोक नहीं पाया। आप शिकायत तो करते, आवाज़ तो उठाते? वहाँ किसको आवाज़ उठाता मैं? वहाँ मुझे उसके पीछे क्या नाम, एसडीएम साहब के बराबर में ऑब्जर्वर बैठा था। ऑब्जर्वर के पीछे एक लड़का बैठा था। मुझे पूछने लगा, आप बीजेपी के उम्मीदवार हो? मैंने देखा उसकी तरफ, मैंने कहा आप कौन हो? वो कहने लगा मैं लाजनर हूँ। मैंने कभी सुना था कि इसके साथ ऑब्जर्वर या लाजनर भी कोई आता है। मैंने कहा आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। कहने लगा मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। और मैंने कहा बाहर जाओ, फिर जब आइडेंटिटी कार्ड लिया क्यों बैठे आप यहाँ? फिर वो बाहर चला गया। तो ऑब्जर्वर कहने लगा एसडीएम को इसका आइडेंटिटी कार्ड तैयार करो। उसने उसका आइडेंटिटी कार्ड काउंटिंग एजेंट के तौर पर तैयार किया और अंदर हालात जब काउंटिंग होती है
तो किसी को अधिकार नहीं होता, कोई शिकायत किसको करे। हमें मोबाइल तो अंदर हमें जाने नहीं देते वो, ना काउंटिंग एजेंट को जाने देते, ना टेलीफोन की सुविधा, बाहर जाके किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कहीं शिकायत करनी हो, कम से कम एक टेलीफोन, दूसरा टेलीफोन रख लो आप कि किसी को कोई प्रॉब्लम है वो यहाँ से फ़ोन कर सकता है, या कोई बीमार हो गया अचानक, प्रॉब्लम आ गई किसी काउंटिंग एजेंट को या कैंडिडेट को, कोई दूसरे कमरे में फ़ोन रखने की सुविधा वहाँ नहीं होती। हम शिकायत किसको करें? मैं शिकायत मैंने करी तो बाहर जाके करी, पर वो भी क्या करते, वो चला गया बाहर, ये उसके बाद उसका आई कार्ड बन के तैयार आ गया। कंबोज जी, एक और कोई वजह है जहां पर आपको ऐसा लग रहा हो कि वोट प्रतिशत बढ़ सकता था, वोट का जो अंतर है वो कम हो सकता था, या आप ऊपर जा सकते? भीमसेन मेहता ने मदद की आपकी? सब ने की, जो 41 या 40 मांग रहे थे सब ने मदद की मेरी। सुनील कश्यप ने तो मना कर दिया था, सुनील पवार ने, कि हम साथ नहीं, नजर नहीं आएंगे। मेरी सब ने मदद किया जी, सब ने मदद की, ठोक के मदद किया जी, और उनका कसूर नहीं है। मैंने काउंटिंग की पूरी बात सुन लो आप। बिल्कुल। तो सुबह जब ये हो ही रहा था लाइजन वाली बात, तो कहने लगे एसडीएम साहब इनके लिए ब्रेकफास्ट लाओ। मैंने कहा भाई खाना तो खा के हैं सारे, ब्रेकफास्ट की जरूरत क्या है? तो ब्रेकफास्ट कर लिया। तो मैंने देखा एक लड़का था पुलिस की वर्दी में, वो बार बार अंदर आज जहाँ काउंटिंग हो रही थी वो अंदर और बाहर आ जा रहा था। मैंने ध्यान से देखा, वो होमगार्ड का बंदा था। मैं कहा होमगार्ड का बंदा अंदर कैसे आ गया? और अंदर जहाँ सीएसएफ के बंदे खड़े थे उनसे भी आगे आके कमरे में आ गया काउंटिंग में। फिर मैंने उसको कहा भाई तू बाहर चल, तो सीएसएफ का आदमी, कोई एसपी नहीं, डीएसपी नहीं, होमगार्ड का व्यक्ति, होमगार्ड का व्यक्ति, होमगार्ड का जवान। होमगार्ड के बंदों की तो ड्यूटी जीटी रोड पे होती है, ट्रैफिक के लिए होती है। अब वहाँ का होमगार्ड का बंदा अंदर से खड़ा था। मैंने उसको बाहर निकाला, सीएसएफ का लड़का बंदा खड़ा था, लंबा लड़का। मैंने कहा देश का जवान है, इसको जहाँ ये खड़ा है यहाँ सीएसएफ का आदमी खड़ा करो। ये काम पुलिस का था, ऑब्जर्वर का था, एसडीएम का था वहाँ खड़ा करने का। और वो अंदर बार बार अंदर आ जा रहे थे। उसके बाद जी मुझे कहने लगा, एसडीएम साहब कहने लगे भाई खाने की बात करने लगे। मैं खाना कैसे खाएंगे जी? काउंटिंग के बाद खाना खाएंगे? 2 बजे काउंटिंग खत्म हो जाएगी। कल नहीं 12 बजे खाना कर लेते हैं। मैंने कहा 12 की जरूरत तो है नहीं खाने की, अब तो ब्रेकफास्ट किया ना 9 बजे आसपास। बात मैंने भी कहा चलो हम 300 आदमी का खाना तैयार करवा रखा है, तो 300 आदमी का खाना हम ले आएंगे, मगर आप भी ले आओ, जिसका खाना जो बचेगा वो एक दूसरा खा लेंगे। 11 बजे एक दाढ़ी वाला लड़का जो काउंटिंग में नहीं था, ना ही कोई अधिकारी था, वो माइक लेके अंदर आ गया और सीधा बोला कि चाय के साथ पकौड़े लोगे, ब्रेड पकौड़े लोगे या समोसा खाओगे? तो काउंटिंग करने वाले 2-3 हाथ खड़े करके कह दिया भाई हम तो ब्रेड पकौड़े खाएंगे। मैं कहा भाई 8 बजे, मैंने सोचा 8 बजे तो 9 बजे तो उन्होंने ब्रेकफास्ट किया है। मैंने उसके हाथ से माइक छीन लिया तभी। मैंने कहा ये कोई बारात में थोड़ी आए मैं, आप इनको बार बार कुछ खाने को दे रहे हो, आप जानबूझ के काउंटिंग लेट कर रहे हो। और काउंटिंग लेट करने का मतलब होता है रिजल्ट का उल्टा करना। तो एसडीएम ने कहा कि अरेस्ट कर लो इसको। मैंने कहा भाई चलो अरेस्ट कर लो आप, पर मेरी एफआईआर तो लॉन्च करो, ऐसे कैसे अरेस्ट कर लोगे मेरे को? तो मैंने अंदर फिर कैमरामैन को बुला लिया, जो हाथ में कैमरा ले जैसे आप ले रहे, ताकि रिकॉर्डिंग हो पूरी। हाँ, मैंने कहा भाई ये कहाँ लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में कि अंदर खाना देना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट भी होगा, ब्रेड पकौड़े भी आएंगे, फिर लंच होगा। ऐसे तो शादी ब्याह में कोई बारात आ रही है उसका होता है, ये सारा का सारा सिस्टम इन्होंने तो आपके उससे नजरिए से उस दौरान वहाँ पर गड़बड़ी हो रही थी? 100% हो रही थी जी, 100%। जब मैं पहले राउंड में थोड़े पीछे था 100 कुछ वोट से, दूसरे राउंड में आगे हुआ, तो तभी से एसडीएम और ऑब्जर्वर ये परेशान से होने लगे और बार बार मेरे से पंगा करने की कोशिश करने लगे। तो मैं चुप कैसे रहता। और
ऐसा 3 बार हुआ तो मुझे अरेस्ट करने के लिए करने लगे। चौथी बार तो मेरे को अरेस्ट कर ही लिया था। चौथी बार आपको हिरासत में लिया गया? मैं बता रहा हूँ आपको, चौथी बार वही लाइजनर और ऑब्जर्वर और एसडीएम मोबाइल ले रहे थे। मैंने देखा लाइजनर हाथ में मोबाइल ले रहा है और उसके ऊपर ना जैसे मोबाइल आई ऐसे ऐसे कोई रेस सी उठने लग रही है, काली 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 सी। मुझे नहीं पता था उस टाइम क्या है। मैंने उसका मोबाइल छीन के मैं कहा बाहर जा, तो क्यों मोबाइल अंदर लेके क्यों आया? मतलब ये है कि अंदर एक वो दाढ़ी वाला लड़का जो बोल रहा था वो, और ये लाइजनर था जोन सा था, एसडीएम ऑब्जर्वर लगातार मोबाइल देख रहे। भाई आप ड्यूटी पूरी करो यार मोबाइल में। और उसमें मुझे पता लगा कि कोई टेक्निक है, ये इस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आ रही, जो कमरे के अंदर अंदर यूज करके आप उसको आप कुछ भी कर सकते हो। आजकल तो यहाँ बैठे बैठे आप बिजली का मीटर बंद कर लो, ये तो काउंटिंग मशीनें हैं। चंद्रयान को कहाँ से कंट्रोल कर रहे, धरती से तो कंट्रोल कर रहे थे। और ये काउंटिंग की मशीनें इन्होंने, जो गांव मेरे को, जिन गांव में मुझे 1000 वोट मिलनी थी और 100 वोट मिलनी थी बीजेपी को, वहाँ बराबर दिखा रहे हैं। जिस गांव में मेरे को 2500 वोट आने चाहिए थे बीजेपी पे 800 वोट आने चाहिए थे, वहाँ बीजेपी को उल्टा ऊपर दिखा दिया। जिन गांव में 900 वोट मेरे पास आनी थी बीजेपी के पास 150 वोट आनी चाहिए थी, वहाँ बराबर खड़ा कर दिया। ये सारे हम टोटल का टोटल इन्होंने काउंटिंग में और सेटिंग में मशीनों की में काम करके। क्या आपको हिरासत में भी लिया गया उस दौरान? मुझे हिरासत में ले लिया था, अरेस्ट कर लिया था। मैं छूट के डेट गया, मैंने कहा भी मुझे उठा के ले जाओ, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। तो हाथापाई भी हुई एसडीएम के और मेरे बीच में। सारे काउंटिंग एजेंट बैठे थे, बीजेपी वाले भी देख के हैरान थे। और मुझे बाई चांस मेरे अंदर तबीयत भी खराब हुई, मैं घर दवाई लेने आ गया, सारा शहर जाम हो रहा था। चाह तो मैं गया, जब मैं वापसी गया सारा शहर जाम था। मैं बड़ी मुश्किल में अशोका सिनेमा के सामने जो दवाई की दुकान है ना एग्रीकल्चर की, तो वहाँ पे मैंने उनका स्कूटर लेकर उसके पीछे बैठा और पुराने शहर से सदर में से होते हुए लकड़ी मार्केट से होते हुए मैं स्कूल पहुँचा बड़ी मुश्किल से। देखा इस बीच पहले तो रोक रहे थे और मैं तो अपने घंटे में पहुँचा, 5 राउंड ही पूरे कर दिए उन्होंने। तो सरेआम मेरा फिर भी है, सरेआम। दर्द का हार भूल गए हैं, उभर गए हैं? नहीं, हार जीत का तो कोई मायने नहीं रखता। जो मैं बचपन से खेलता भी रहा हूँ, स्कूल में खेला, कॉलेज में खेला, हरियाणा भी खेला मैं हॉकी में, तो हार जीत कोई मायने नहीं रखती। हम बड़े बड़े तरीके से चुनाव लड़ा। अगर हमारी 55 सीटें होती तो ये गिनती में गड़बड़ ना करते। कांग्रेस की 55 होती, अब उनकी सीटें ज़्यादा आ गई, तो आधिकारिक सरकार को खुश करने के लिए, बीजेपी के नेताओं को खुश करने के लिए ये काम किया। और नंबर 2 बात यह है, अगर हमारी सीटें 7 सीटों का फर्क रह गया, कांग्रेस की 7-8 सीट आ जाती थी, बड़े 45 हो जाती, उनकी कम आ जाती, तो ये थी। ये उनको कोई राकेश से व्यक्तिगत खुंदक नहीं थी। उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी के एमएलए को रोकना था, डाउन करना था। ये 55 सीटें आ कैसे जाती कंबोज जी, जब पार्टी में गुटबाजी भी तो थी? आप मानते हैं कि गुटबाजी थी? मेरे को तो सारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, जब टिकट सबने सपोर्ट किया। मैं नहीं मानता कोई गुटबाजी किसी प्रकार की। हरियाणा के अंदर ना मैं कोई गुटबाजी नहीं मानता, सब ने अच्छे तरीके से काम किया। बड़े शमशेर सिंह गोगी का बयान सुना कि किस तरीके से वो? मैंने नहीं सुना जी, सबके अपने अपने व्यक्तिगत राय है जी। अब हार का ठीक रहा, पिछली बार तो कह दिया जीत गया मैं, अब की बार हार गए। हार जीत चलती रहती है, और जब हार जाता है बंदा, कोई दूसरे बंदे पे आरोप लगाए किसी पे, तो मायने नहीं रखता इस बात का। और सबने, मेरे को तो सबने वोट दिया, सबने सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया, जोर लगाया। मंथन होना चाहिए इस हार पर। मेरे को वोट एक्चुअल में 1 लाख पार वोट आई है, पर हेरा फेरी होगी, मैं क्या करूँ? हेरा जो अब मैं बड़ी जल्दी मीटिंग बुला के मैं थैंक्स भी करूँगा सबका। जाएंगे आप? हर गांव में जाऊँगा, हर गांव में बिल्कुल जाऊँगा। प्रदेश स्तर पर इसका एआईसीसी में मंथन होना चाहिए, क्योंकि एआईसीसी ने भी, एआईसीसी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, इलेक्शन कमीशन से भी बात कर रही है एआईसीसी। और ये पता है बीजेपी वालों को भी, अंदर तो काउंटिंग एजेंट जो बीजेपी के बैठे थे
उनको भी मलाल था कि भी राकेश के साथ गलत हुआ। मैं पहले देखता था जब कोई हार जाता था ना बंदा, तो उसके बाद जोश से नारे लगाते थे जो बंदा जीतता था। मैं जिस दिन काउंटिंग हुई, मैं गलती क्या थी, उस दिन जाम था सारा शहर। मैं बीजेपी के जुलूस में पहुंच गया, वो बेचारे चुपचाप खड़े, कोई नारा नहीं, कोई बात नहीं, हैरान हो गए मेरे तरफ, चुपचाप देख रहे हो। एक भी बंदे ने बीजेपी के पक्ष में नारा लगाया, सारे के सारे चुप हो गए, मेरे तरफ देखते रहे, क्योंकि उनको पता था जीत तो राकेश की हुई है, कांग्रेस पार्टी की हुई है। एक्चुअल में इस बंदे को तो, राम कुमार को तो, कश्यप को तो धक्के से जिताया, और ये बीजेपी का काम है। सारे 9 की 9 सीटों पर कैसे हार गए? 9 की 9 नहीं, ये तो आप जनाब ये लगा लो, आप नॉर्थ हरियाणा में, मैं करनाल लोकसभा की बात मैं सारी कह रहा हूँ जी। आप अम्बाला सिटी से लेके कुरुक्षेत्र को छोड़ दो, पलवल तक चले जाओ, सारी सीटें आ रही है, 9 की 9 नहीं आ रही है। पलवल तक सारी की सारी आ रही है कांग्रेस पार्टी। 9 की 9 नहीं आ रही, 9 की 9 भी हार गए पार्लियामेंट की। और असली जो कारण था वो 7-8 सीटों का रोड़ा था। अगर 7-8 सीटें कांग्रेस पार्टी की आ जाती, सरकार कांग्रेस की पार्टी की बन जानी थी। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने से रोकना था। ये आपके हिसाब से ईवीएम के कारण हुआ? बिल्कुल 100% हुआ जी, ईवीएम के कारण। पार्टी में गुटबाजी वगैरह कुछ नहीं? वो पार्टी के तो मेरे को 36 बरादरी ने वोट दिया जी, हम कैसे क्या दें, पार्टी के लोगों ने वोट नहीं दिया। हम व्यक्तिगत क्यों करें पार्टी में किसी की बात, सब ने साथ दिया। और तभी ऐसी चर्चा चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष उदयमान जी की छुट्टी तय है। उनको भी हराया, उनको भी हराया। छुट्टी तय क्यों है, वो उनको थोड़ी सी वोट से हारे वो भी। या तो जब तक कांग्रेस पार्टी की ना 80 सीट आ गई, 70 सीट आ गई, वो उदयमान जी हार गए। या कांग्रेस पार्टी की 60 सीट आ गई, उदयमान जी हार गए। 36 कितनी सीटें आई कांग्रेस पार्टी की? 37 सीटें आई हैं। और उदयमान जी ने जोर तो पूरा लगाया, सारे प्रदेश में घूमे वो। उनकी कमी एक रही, वो अपने हल्के में बेचारे नहीं जा सके, सारे प्रदेश में घूमते रहे, सारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सही है, प्रदेश अध्यक्ष बने रहने। बड़ी आदमी है उदयमान जी। उदयमान जी भाई, हार जीत बात अलग है, ये तो इनके मंत्री भी आ रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, ये सारे आ रहे तो जेपी दलाल, हार जीत चलती रहती है। असीम गोयल, हाँ, ये हार जीत चलती रहती है। उदयमान जी बड़ी इंसान है, बड़ी आदमी है, और बड़ी संगठन करता है। एक बात का बहुत जिक्र हो रहा है कि हुड्डा साहब ने अपना गाना बनवा दिया, इसके कारण एक ऐसी लहर बन गई कि कांग्रेस नहीं आ रही है, हुड्डा सरकार आ रही है। ये गाना तो 7-8 साल पहले बना था। जो गाना विवादी से गाने की बात करें, ये गाना 7-8 साल पहले बना था, जिसने बनाया था। और वो गाना कई रैलियों में चल गया होगा। तो ऐसा कोई नरेटिव जो सेट हो रहा था, हुड्डा सरकार आ रही है, ये हार का कोई कारण नहीं है? नहीं, तो ईवीएम का गड़बड़ है जी। ईवीएम की गड़बड़? हाँ जी। ये 37 सीटें भी तो आई हैं, ये किस कारण आई हैं? अगर 5-4 सीटें रह जाती, अब आम आदमी की पार्टी कितनी सीट आई है हरियाणा में? एक भी नहीं। वो 37 सीटें किसके कारण आई है? अब ये भी आपको ये भी पूछना चाहिए ना, 37 सीटें किसके? बताएं आप। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण? कांग्रेस पार्टी की सीटें आई है, हुड्डा साहब के कारण आई, उदयमान जी के कारण आई है, हमारे राहुल गांधी जी के कारण आई है, सोनिया गांधी जी के कारण आई है, खड़गे जी के कारण आई है। सब ने मिलजुल के, शैलजा के कारण भी आई हैं, सब ने मिलजुल के काम किया तभी तो आ गई है ना। ये भी नाती, सब ने मिलजुल के काम किया तभी ये सीटें आई है। आगे क्या करेंगे अब पार्टी का प्रचार करेंगे, थैंक्स करेंगे लोगों का, पब्लिक के बीच में पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। और ये तो चुनाव प्रचार में लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इंद्री हल्के में चुनाव प्रचार संभाला। मैं वोट मांगने के लिए तो नहीं जा सका गाँव में, पर धन्यवाद करने के लिए जरूर जाऊँगा। धन्यवाद करने के लिए जरूर जाऊँगा। अपनी बेटी में वो चेहरा देखते हैं जो आपके अंदर है, एक नेता वाला, क्या करती हैं वो वैसे, और क्या वो आपकी उत्तराधिकारी हो सकती हैं? उसने LLM कर रखी है। और मैंने फर्स्ट टाइम भाषण मैंने देखा आपने उनका भाषण, मतलब देखा साथ ही आपके कुछ गांव में 20-30 गांव में गया, ये वहाँ पहुँचती थी, मैं भाषण दे के वहाँ से निकल जाता था। उसके बाद ये बोलती थी, मैंने आमने सामने इसका भाषण होते हुए नहीं देखा अभी। लेकिन लोगों ने तो बताया होगा। कहा, वहाँ मुझे पता लग गया था मैदानता में। मैदानता मेरे पास फ़ोन तो होता था, क्योंकि फ़ोन वो रखने देते पेशेंट को। और
पता लग गया था कि मैं चुनाव प्रचार कर रही है। मैंने मैदानता से भागने की भी कोशिश करी, भाई इंद्री चुनाव प्रचार में पहुंच दूँ। मैं भाग भी गया था, लिफ्ट में पहुंच भी गया था, परंतु गार्ड ने, लेडी गार्ड थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। दोबारा मुझे मेरे रूम में ले गई वो। ये जनता का प्यार था जो आपको वहां से खींच रहा था? 100% जी, खींच के आ रहा था। मैं ठीक भी हो गया। और ये पहला, मैं ज़िंदगी में कभी मुझे बुखार नहीं हुआ। कभी मैं स्कूल टाइम में था, कभी बुखार हो एक आधी बार होया होगा। मेरे फादर मेरे लिए सेब ले, केले और चीज़ें ले आते थे, और मैं तो उनको खा के ठीक हो जाता था। डॉक्टर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। चोट तो टांग टूट गई, बाँह टूट गई, कुछ और हो गया, ऐसे तो मैं हॉस्पिटल गया कई बार, परंतु बीमार मैं पहली बार हुआ लाइफ में। दो सवाल जो आपके परिवार से जुड़े हुए हैं, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो दिल के अंदर भी हैं। आप चाहेंगे आपकी बेटी आगे भी चुनाव प्रचार या कांग्रेस पार्टी का प्रचार, क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो करे, आपके साथ आगे बढ़े? ये तो परमपिता परमात्मा जानता है जी, मैं क्या जानता हूँ क्या होगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। परमात्मा करने वाला है, जो करेगा परमात्मा करेगा। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, और इसने जो चुनाव प्रचार किया, इसकी तारीफ सब ने की। और कल भी मेरे पास दिल्ली से फ़ोन आ रहे थे। अच्छा लगा होगा ना आपको कि बेटी की आपकी जो कमान थी उसने संभाली और उसकी तारीफ हो रही है? अच्छा तो लगता ही है जी, अच्छा तो लगेगा। और बड़े बढ़िया तरीके से इसने लोगों ने सुना भी, और ख़ास तौर पे लेडीज़ में अब लोग मुझे कम मिलने आ रहे हैं, इसको ज़्यादा मिलने आ रहे हैं। कल भी बाहर बैठी थी, मैं गया हुआ था, तो कहीं लेडीज़ बैठी थी, परसों भी लेडीज़ बैठी थी, कल कई बुजुर्ग भी बैठे थे, फिर लड़के बैठे थे। शाम को काफ़ी लेडीज़ आई हुई थी घर पे, वो सारे के सारे इसको मिलने आए हुए थे। और पहले ये बेचारी सारे दिन पढ़ती रहती थी या कुछ और, अब ये पब्लिक में आने जाने लगी है। ये थे हमारे साथ राकेश कंबोज, जिन्होंने इंद्री विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। बीमार रहे, लेकिन इन्होंने पूरा प्रयास किया कि ये जनता के बीच पहुंचे, चुनाव प्रचार करें और कमान संभालें। इनकी बेटी लगातार चुनाव प्रचार करती रही, हालांकि हार हुई है और इन्होंने हार का ठीकरा फोड़ा है ईवीएम पर। अब नतीजे तो आ चुके हैं, अब पार्टी का मंथन भी होगा, और ये अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते रहेंगे, पार्टी का प्रचार करते रहेंगे, और पार्टी आगे भी अच्छा प्रयास करेगी और हरियाणा में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद। हिमांशु जी।